आप सभी को नमस्कार और फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। आदाब, सत श्री अकाल। और इसी संदर्भ में जैसे कि हम सभी का ज्योग्राफी का ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम लगातार क्लासेस चल रही हैं। इसी संदर्भ में हम लोग थोड़े से डिस्प्यूट्स यानी विवादित क्षेत्र यानी भारत से लगे हुए जो पड़ोसी राज्य थे उनका जो विवादित क्षेत्र था उसको हम पढ़ने की या उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसी संदर्भ में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा और आगे जान लेते हैं। कल हम लोगों ने चाइना के बारे में जाना था, तो कल अगर हम देखें भारत का क्षेत्र और भारत के क्षेत्र से लगे हुए बॉर्डर्स, तो इन बॉर्डर्स से अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, तो यहां पर हमारा कौन सा राज्य पड़ता है? बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैप के साथ समझने के लिए यही तो है डिस्क्रिप्टिव क्लास ज्योग्राफी, यही तो है कि ताकि मैप के साथ आप बना ले सभी क्लासेस। अच्छी बात है, जितनी बार बनाएंगे उतनी आदत हो जाएगी। तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ साइड में देखें तो भारत का मैप, कल हम डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहे थे चाइना के, तो चाइना विवाद, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद। तो चाइना विवाद हम लोगों ने कहां तक पढ़ा है? डैम बन गए थे, तो चाइना विवाद तो हमारा पूरा हो गया था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया था हमारा। एक चीज इसमें रह गई थी हमारी, एक पास रह गया था हमें इसमें, हमारा यहां था नाथुला पास। कौन सा पास रहता है? नाथुला दर्रा। आप इसको मैप को बना लीजिएगा, मैप के अकॉर्डिंग हम पासेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो इजीली हो जाता है हमारे लिए उसको ट्रैकअप करना। तो यहां पर हमारा कौन सा पास पड़ता है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके, जी हम इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। जो भूटान का मैप है तो वो कुछ ऐसा मैप है, यानी ये वाला, ये नाथुला पास है, तो ये वाला जो जगह है यहां पर यह नाथुला पास पड़ता है और यहां पर एक वैली पड़ती है। क्या पड़ती है? वैली यानी घाटी पड़ती है, जिसका क्या नाम है? चुंबी वैली। चुंबी घाटी। और इसी घाटी के अंदर एक प्लेट्यू है, इसी घाटी के अंदर एक प्लेट्यू है, एक पठार है जिसका नाम है डोकलाम। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, डोकलाम। डोकलाम प्लेट्यू है यहाँ, और ये काफी विवाद का केंद्र भी रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चाइना का एक शहर पड़ता है यहाँ पर। अगर इस शहर का नाम है, ये पूरा चाइना से लगा हुआ है हमारा एरिया, इस शहर का नाम है यारडोंग शहर, यारडोंग सिटी। तो जब यारडोंग सिटी से चाइना ने इससे, यारडोंग सिटी से यानी चाइना से अगर हम देखा जाए तो इस चुंबी वैली यानी डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम प्लेट्यू की दूरी कितनी है?
वो है सिर्फ 12 किलोमीटर, बहुत कम डिस्टेंस है। तो चाइना ने क्या किया, यहां पर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। अगर आप इस प्लेट्यू में इस जगह पर अगर आप रास्ता बना लेंगे तो भारत का जो ये हिस्सा है, भारत की जो जगह है, यहाँ पर तो आप सीधा सीधा अटैक कर सकते हैं, कभी भी अपने टैंकर ले आएंगे बड़े बड़े और आप कभी भी अटैक कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया, बहुत बड़ा विवाद का केंद्र बन गया, बहुत बड़ा समस्या बन गई यहाँ पर। इस नाथुला पास से अगर देखा जाए, नाथुला पास से अगर देखा जाए तो ये कितने किलोमीटर पड़ता था डोकलाम प्लेट्यू इंडिया से? सेम कितने, लगभग 15 किलोमीटर। कितना पड़ता है? लगभग 15 किलोमीटर। तो भारत की यहां पर समस्याएं बहुत तीव्र गति से बढ़ गई कि सड़क बना रहा है, सड़क बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहां पर। इसी संदर्भ में भारत सीधा किससे भिड़ना नहीं चाहता था? चीन से भिड़ना नहीं चाहता है। तो यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, ट्राई पॉइंट बन गया। तो पहला चाइना, दूसरा भूटान और तीसरा इंडिया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अब भारत डायरेक्टली विवाद करे या बात करे तो कैसे करे? तो उन्होंने भूटान को आगे करा 1948 में। कब? 1948 में भूटान के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि उसकी जितनी भी सामरिक समस्याएं हैं या उसकी जितनी भी घरेलू समस्याएं हैं, तो उनमें अगर भारत को कोई सहयोग देना पड़ा तो 100% उनको सहयोग देगा पड़ोसी होने के नाते। तो वो अपनी कसम याद दिलाई। याद दिलाने के साथ इसमें भूटान को आगे किया गया कि आप मना करें सीधे सीधे तौर पर कि यहां पर सड़क ना बनाया जाए, क्योंकि ये जगह किसकी पड़ती है बेसिकली, एरिया में किसके कंट्रोल में किसके होनी चाहिए? भूटान की। तो इंडिया कैसे मना कर सकता है? इंडिया तो मना कर ही नहीं सकता। आप बात समझ पा रहे हैं ना? तो भूटान को आगे कर दिया गया। भूटान ने कहा कि इंडिया और चाइना आपस में क्यों लड़ रहे हो जब मैं बैठा हूं यहां पर? तो भूटान ने चाइना को इस रास्ते को बनाने के लिए मना कर दिया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जब इस रास्ते को बनाने के लिए मना कर दिया गया तो यहां पर रास्ता फ्रीज हो गया, जाम हो गया। तो अब ये कंट्रोल में किसके है? अब ये बेसिकली कंट्रोल में इंडिया के है और भूटान के कंट्रोल। और हम तो बहुत दिनों से, कई सालों से, दशकों से हम लोग तो पड़ोसी रहे हैं, तो हमारे साथ में कोई समस्या नहीं है भारत और भूटान के बीच। इस पॉइंट को नोट कर लेना। दूसरा यहां पर एक पास पड़ता है नाथुला पास, ये वाला है ना जी। इस नाथुला पास की इंपोर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो नाथुला पास की अगर मैं बात कर लेता हूं, नाथुला दर्रा, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट। ये सिल्क रूट का कभी हिस्सा हुआ करता था। सिल्क रूट क्या था? चीन में सबसे पहले आप जानते थे रेशम का आविष्कार हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में आया। तो सिल्क जहां से होकर जाता था, तो बेसिकली इस रास्ते से होकर, नाथुला पास से होकर सिल्क रूट का व्यापार किया जाता था। मतलब 100% नहीं कि, तो उसका एक हिस्सा था। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं इस नाथुला पास की बात करता हूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? तो ये ट्रेड के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? ट्रेड के लिए, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए। लेकिन जब अगर हम बात करें, भारत चीन युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1962 में। तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस दौरान ये पास यानी ये नाथुला दर्रा यहां पर बंद कर दिया गया। तो 1962 में इस पास को क्या कर दिया गया था? क्लोज। लेकिन फिर कुछ संधियों के द्वारा, कुछ ट्रीटीज के द्वारा, भारत चाइना ट्रीटीज के द्वारा इसको 2006 में फिर से ओपन कर दिया गया। 2006 में रीओपन कर दिया गया।
आज ये ओपन है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नाथुला पास कहाँ पर है, चुंबी वैली कहाँ पर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डोकलाम प्लेट्यू, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात शायद आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए अगर इसका सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें, भारत के नजरिए से अगर हम देखें इसको, अगर चाइना यहां तक सड़क बना लेता है तो क्या होगा। आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा कितना कम डिस्टेंस पे है। इसको चिकन नेक बोला जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं हमारे, वो सारे एक झटके में अलग हो जाएंगे भारत से। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हम सड़क नहीं बनाने दे सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये हिस्सा में सड़क आ गई तो पूरा चाइना उतर के नीचे आ जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो खतरे में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको आप नक्शे पर बना लीजिएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भूटान की मदद से इसको रोक दिया गया है। क्या आगे बढ़े। क्या मैं इसको रब कर दूं। देखिए साथ साथ में बनाते रहिएगा आप लोग, बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स अभी बाकी हैं। चलें आगे। ठीक है, आगे हमारे पड़ोसी में जो है चाइना हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पड़ोस में एक स्टेट, एक कंट्री और पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है जी, म्यांमार देश पड़ता है। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें कुछ, तो यहां पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे, ये वाला स्टेट कौन सा हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक इसके नीचे कौन सा होगा, नागालैंड। ये कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और ये मेघालय, और ये असोम। ठीक है जी। अगर देखा जाए, असोम जो है अपना वो 2 बार किसको काटता है, बांग्लादेश को 2 बार टच करता है। ठीक है, चलो इसकी बात देखें तो म्यांमार का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहां तक तो समझ में आया आप लोगों के, म्यांमार। द ओल्ड नेम वाज, क्या था, बर्मा। इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत से कब अलग हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937। भारत से विभाजन कब हुआ, 1937, 1937 में। ये बात समझ में आ रही है। 1908 की बात करें तो, अगर हम बात करें 1908 में, तो आपको ध्यान होगा यहां पर एक कुछ फेमस सी जगह है यहाँ पर, जैसे एक मांडले झील है। कौन सी झील है, मांडले झील। 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक साहब को, जो कि उस टाइम पर
गरम दल के बहुत गदावर नेता हुआ करते थे वो, तो उनको कैद कर लिया गया था। तो उनको कैद करने के बाद मांडले झील में रखा गया। ये इरावदी जो नदी है वहां पर, जो लाइफ लाइन कही जाती है, कहां पर, म्यांमार में, कौन सी, इरावती रिवर, इरावती नदी, ये लाइफ लाइन कही जाती है किसकी, म्यांमार की। तो उसके पूर्वी तट पर ये स्थित है, कौन सी, मांडले झील। यहीं पर रहकर उन्होंने गीता रहस्य करके क्या लिखा, उसका टीका लिखा, गीता का एक टीका लिखा, गीता रहस्य। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और उनके साथ साथ में एक सुभाष एक लीडर हुए हैं, वो भी यहाँ पर जेल में बंद थे। और हमारे सबसे फेमस लीडर एक हुए थे लाला लाजपत राय, उनको भी बंद यहीं पर ही किया गया था। तो ऐतिहासिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। एक जगह यहाँ पर पड़ती है, एक और जगह है यहाँ पर जिसका नाम है रंगून। रंगून में ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र है किसकी, हमारे भारत के आखिरी मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह जफर, उनकी यहां पर कब्र है। ठीक है, हाँ जी, बहादुर शाह जफर की ग्रेवयार्ड है। अब यहां से लगी हुई चोटियां क्या है, अब यहां से जो ये एक प्राकृतिक बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री मतलब यहां पर प्राकृतिक रूप से ये सीमा विभाजन हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पर कुछ हिल्स के नाम है। अब पहले तो स्टेट से इससे देखते हो, म्यांमार से लगे कुछ स्टेट्स के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। पहला स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हमारा नागालैंड, तीसरा है हमारा मणिपुर। ठीक है जी, और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में एक जो हिल पड़ती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है पटकाई ब्रूम। क्या नाम है, पटकाई ब्रूम। ये हिल यहां पर पड़ती है। ठीक है, नागालैंड में एक हिल है, हिली एरिया है, उस पहाड़ी का नाम है नागा हिल। नागा हिल, नागालैंड, पटकाई ब्रूम, ये हिली एरिया है। हिल्स यानी ये पर्वत है, पहाड़ है, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। नागा हिल है मणिपुर में, इस हिल का क्या नाम होगा, मणिपुरी हिल। और ये मिजो हिल है, यहां पर कौन सी हिल है, मिजो हिल, यहां पर पाई जाती है, जो प्राकृतिक विभाजन करती है म्यांमार का और भारत का। बना लीजिए इसको। हम लोग कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा हम लोग सीमा रेखा हम लोग कितनी शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर के आसपास हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ, म्यांमार के साथ। जी, म्यांमार के साथ हम लोग कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। बेसिकली यहां पर ये तो था एक कॉमन सी मैंने बात बताई है, किसके बारे में, म्यांमार के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूट्स की, विवाद का कारण। भारत और म्यांमार के बीच में क्या क्या विवाद है, एक जर्नल सी मैंने डिस्कशन किया है, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, मैंने बेसिकली आपको एक जर्नल आइडिया भी दे दिया म्यांमार के साथ या किसी भी कंट्री के साथ में, और साथ साथ में उसका डिस्प्यूट रीजन भी
यानी विवादित क्षेत्र भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। तो भारत का और म्यांमार का विवादित टॉपिक या विवादित क्षेत्र अगर हम देखा जाए तो यहां पर एक पास पड़ता है। क्या पड़ता है? एक पास पड़ता है जिसका नाम है दिफू पास। दिफू दर्रा। ये है यहां पर, इसके ठीक इधर है म्यांमार, इसके ठीक ऊपर कौन है? चाइना। इधर के ठीक कौन है? अपना इंडिया। वो ये कहता है कि ये वाला हिस्सा ना यहां पर है। वो कहता है म्यांमार, वो कहता है कि ये हिस्सा यहां पर है, लेकिन ये ट्रायंगल की यानी त्रिकोणीय संरचना बन जाती है। यानी इधर से अगर आप जाएंगे तो वो चाइना से भी होकर चला जाएगा, और वो कहता है कि ये हिस्सा ये भारत का नहीं है, ये हिस्सा म्यांमार का है। किसका हिस्सा है? म्यांमार का। तो ये विवाद का केंद्र है भारत और म्यांमार के बीच। इसका नाम क्या है लिख लेते हैं, मैंने ऊपर लिख भी दिया है, दिफू पास। बेसिकली ये कहां पर स्थित है? अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है, भारत के नियंत्रित क्षेत्र में है, लेकिन इस पर अपना कब्जा कौन मानता है? अरुणाचल प्रदेश, वो म्यांमार। ठीक है, ये एक डिस्प्यूट का कारण है। अच्छा, यहां पर मैंने अभी भी डिस्कशन किया, यहां पर हिली एरिया है, यानी पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है तो इस एरिया में हम लोगों को क्या मिल जाएगा? क्या ज्यादा होगा हमारा इस एरिया में? वेजिटेशन ज्यादा होगा, यानी वन क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। वन क्षेत्र जहां पर ज्यादा होता है वहां पर हमेशा कुछ चीजों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बाउंड्री लाइन पर स्पेशली, जैसे कि आतंकवाद। क्या होता है? आतंकवाद। तो यहां पर एक छोटा सा आतंकवाद की एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, ड्रग सप्लाई। दो एक बहुत बड़े इशू आते हैं जिनकी वजह से म्यांमार की बाउंड्री लाइन पर हमेशा तनाव थोड़ा सा रहता है। बात क्लियर है? हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, है ना, कुछ लोग तो सफेद, कुछ आप जैसे भी होते हैं वहां पर। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीजों के बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, रब कर दूं इसको, चले? अगला एक और डिस्प्यूट आ जाता है हमारा, ये म्यांमार हो गया हमारा, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। एक और मैप बनाइए आप लोग। ये तो अच्छी बात है। बांग्लादेश, बांग्लादेश बना कब था? पहले इसके ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति कब हुई? देखिए, कल भी मैंने शायद थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई उसका सूत्रधार कहां से रखा गया था, उसकी योजना बेसिकली पूरा बंगाल से बनाई गई थी। बंगाल क्षेत्र अगर आप देखें, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल काफी बड़ा क्षेत्र है। पहले तो प्रांत हुआ करता था बंगाल में, और भी राज्य थे,
आधा बिहार भी था, छत्तीसगढ़ भी था, थोड़ा सा झारखंड भी सम्मिलित थे उसमें। तो काफी बड़ा क्षेत्र जो था वो बंगाल के रीजन में आता था। तो अंग्रेज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आते थे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अंग्रेजों को कॉन्स्पिरेसी के माध्यम में बंगाल में आती थी, ठीक है ना, बंगाल में आती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अंग्रेजों के सामने? इस कॉन्स्पिरेसी को रोकना। अब इस कॉन्स्पिरेसी को यानी षड्यंत्र को कैसे रोके? बंगाल विभाजन करके उन्होंने किया ये काम। 1905 में उसका विभाजन किया। 1911 में फिर कौन आया? जॉर्ज पंचम आया, उन्होंने विभाजन को कह दिया कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। आनंद फानन में लिया गया निर्णय था, उसको वापस लिया गया। 1947 में आपने देखा होगा इस क्षेत्र को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना दिया गया। 1947 से पहले क्या हुआ? ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ। इधर की तरफ यानी ईस्ट वाले हिस्से में मुस्लिम लोग थोड़े ज्यादा थे, इधर की तरफ क्या थे? हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। ईस्ट वाले हिस्से में जब भारत का बंटवारा हुआ और उसके बाद ये कहा गया जो मुस्लिम लोग हैं वो कहां पर जाएंगे? वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो 1947 के बाद ये वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बन गया, ठीक है जी। लेकिन जब फिर और झगड़ा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब इसको स्वतंत्र देश अलग करने की कोशिश जरूरी हो गई थी। तो इसको 1971 में आप 47 में देखेंगे भारतीय मैप, यानी भारत का जब मैप देखेंगे या पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान साफ तरीके से आपको नजर आएगा, यही बांग्लादेश। अब तो ये अब बांग्लादेश बन चुका। 1971 से पहले का जो मैप होगा वो आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो 1972 में बांग्लादेश का जन्म होता है। हम लोग कितनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं? हम लोग लगभग 5000 यानी 4096 किलोमीटर की हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा हम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बांग्लादेश के साथ साझा, ठीक है। लगभग 5000 किलोमीटर की हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। ये पूछा जाता है कि भारत बांग्लादेश से लगे हुए कौन कौन से स्टेट है, आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट है। एक तो मेघालय है, दूसरा त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। तो यही हमारे राज्य हैं जो, और इधर से अगर हम देखें तो ये पूरा पश्चिम बंगाल है। बात क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से लगे हुए कितने हमारे भारतीय स्टेट हैं जो। अगर मैं बात करता हूं एक ऐसे स्टेट की कि जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, उस स्टेट का नाम बताइए। देखिए यहां पर बहुत अच्छा सवाल निकल कर आया, इसका नाम है त्रिपुरा। 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ, 1, 2 और 3। ये बात ठीक है? सवाल आ चुका है, इस तरह के सवाल आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। ये तो ठीक जनरल सा आइडिया मैंने बांग्लादेश के साथ दिया है। अब मैं कुछ बांग्लादेश से होने वाले या बांग्लादेश के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद जो है, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण विवाद है यहाँ पर पहला, तीस्ता रिवर। तीस्ता नदी विवाद। कौन सी नदी विवाद है? तीस्ता नदी विवाद है। ये कहां से आती है? ये बेसिकली यहां से आती है,
किसकी सहायक नदी है? किस सहायक नदी से तो आप मतलब समझ गए हो ना, ट्रिब्यूटरी से। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाके ये मिल जाती है। इसके ऊपर क्या विवाद है? अब ये ओरिजिन कहां से होता है इसका, यानी इसका उद्गम एक यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है। क्या पड़ता है? ग्लेशियर, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन माना जाता है कि जेमू ग्लेशियर से ये ओरिजिन हो जाती है और कहां मिल जाती है? नीचे जाकर बांग्लादेश से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब भारत क्या कहता है? 1983 में 1983 में एक ट्रीटी हुई थी, किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। जब इस नदी का विवाद ज्यादा बढ़ा तो एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। इस संधि के दौरान क्या क्या बातें हुई थी कि 39% जो पानी है, 39% जो वाटर है, वो कौन इस्तेमाल करेगा? वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? 39%। 36% कौन इस्तेमाल करेगा? बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा। अब 39 ये, 36 ये, 25% बची है। तो बांग्लादेश कहने लगा देखिए साहब ऐसा है, हमारे साथ समस्या ये है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो थोड़ी ज्यादा है, तो हमें 39% से ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। तो इसलिए हमारे पानी की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए। तो भारत ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये आपकी अपनी निजी समस्या है, हमारा तो इतना ही बनता है, हमें इतना ही देना चाहिए, इससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। कहा कि 25% पानी का आप क्या करोगे? तो भारत का आंसर रहा कि नदी में ही पड़ा रहना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? नदी में ही पड़ा रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट था। अब थोड़ा इसका परसेंटेज बढ़ा है, अब थोड़ा इसका परसेंटेज बढ़ा है, तो रिसेंट की स्थिति में तो इसका परसेंटेज बढ़ा। पहला। दूसरा विवाद क्या है अपना? न्यू मूर आइलैंड। एक दूसरा विवाद है, क्या है? न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर द्वीप ये कहीं यहां पर स्थित था। कहां पर स्थित था? यहां कहीं पे बाउंड्री पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही कहीं स्थित था। इसके साथ इशू क्या था और इसके ऊपर विवाद क्यों था? विवाद इसलिए था कि देखिए हर देश ये चाहता है कि उसके पास प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम के लिए अच्छे खजाने हो। ठीक है ना? तो यहां पर वो बांग्लादेश ये चाहता था कि यहां पर क्या हो, उसके कब्जे में एक क्षेत्र आ जाए, और भारत ये चाहता था इस क्षेत्र में खुदाई के लिए उसको जगह मिल जाए। हालांकि ये विवाद ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया कुदरत ने, ऊपर वाले ने। ये पानी में डूब गया है। क्या हो गया? ये पानी में डूब गया। तो जब पानी में डूब गया तो विवाद भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा जो विवाद था ये भी खत्म हो चुका है। तीसरा, क्या मैं इसको रब कर दूं? एक एक और विवाद है भारत और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्या हुआ? इसको पेन नहीं है, इसको इसको वो प्रॉब्लम है जो बैठने से ज्यादा बढ़ती है। ऐसे ही है ना? चलिए, तीसरा हमारा टॉपिक यानी तीसरा हमारा विवाद जो है
एक टॉपिक है हमारा 3 बीघा कॉरिडोर। गलियारा, 3 बीघा गलियारा, क्या मैं बता चुका था ये बात पहले? नहीं है जी। कॉरिडोर अभी बता रहा हूं। देखिए पहले आपको एक टर्म समझने की जरूरत है, मैं आपको एक टर्म का नाम बताता हूं, इनक्लेव। क्या है इनक्लेव? माना ये इंडिया है, माना ये इंडिया का पार्ट है और ये इधर की तरफ पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये इंडिया का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश है, लेकिन भारत का एक ऐसा हिस्सा जो दूसरे देश में है और भारत उसको अपना मानता है। भारत का एक ऐसा हिस्सा, यानी किसी देश का एक ऐसा हिस्सा जो दूसरे देश में है लेकिन भारत, इंडिया उसको अपना मानता है, कोई भी देश उसको अपना मानता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इनक्लेव कहा जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनक्लेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहां पर 3 बीघा गलियारे में क्या इशू था? एक यहां पर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। हाँ ठीक भी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक। कब हुआ था? 74 में, 1974 में एक लैंड बाउंड्री एक्ट या एग्रीमेंट हुआ था, किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ। इस लैंड एग्रीमेंट में क्या होना था बेसिकली, मैं आपको बताता हूं। भारत का कुछ हिस्सा, यानी बांग्लादेश के, कब बांग्लादेश के क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा था वो भारत में आना था, और बांग्लादेश का वो हिस्सा जो भारत के कंट्रोल में था वो बांग्लादेश को वापस जाना था। अगर आप देखें यहां पर बाउंड्री को, तो बेसिकली बाउंड्री कुछ इस प्रकार की कि टेढ़ी मेढ़ी सीधी फ्रेंच नहीं खींची जा सकती या सीधी लाइन नहीं खींची जा सकती। तो अगर आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं, सीधी लाइन बनाना चाहते हैं, सीधी बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ हिस्सा तो किसको देना होगा? माना ये टेढ़ा हिस्सा है तो कुछ हिस्सा तो आपको बांग्लादेश को देना होगा। बात समझते हैं ना? और कुछ हिस्सा बांग्लादेश को किसको देना होगा? इंडिया को देना होगा, जब भी तो सीधी फेंस खींचेगी। अब पता लगा यहां पर कुछ ऐसी स्थिति है, तो आप कैसे फेंस लगा सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बात ठीक है ना? तो ये वाली स्थिति को देखते हुए यहां पर लैंड बाउंड्री एक्ट हुआ, और कुछ गांव भी थे बिल्कुल बाउंड्री पर। उन गांव को ध्यान में रखते हुए कि वे कभी तो बांग्लादेश में आ जाते थे और कभी इंडिया में, तो उनको ना तो उनके पास कोई परमानेंट आईडी थी कि हम या तो बांग्लादेश के हैं और ना ही कभी ये, हमेशा उनके पास कंफ्यूजन होती थी कि ना तो वो इंडिया के निवासी है और ना ही वो बांग्लादेश के, ना तो बांग्लादेश उनको स्वीकार करता है और ना ही इंडिया। तो बीच की फुटबॉल बने हुए थे। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए? तो ऐसी चीजों को लैंड बाउंड्री एक्ट के द्वारा अपने में संभाल लिया गया। कैसे हुआ? यहां पर कुछ क्षेत्र के नाम में लिख देता हूं। यहां पर एक क्षेत्र था दहाग्राम अंगरपोटा। दहाग्राम दहाग्राम अंगरपोटा। और दूसरा क्षेत्र था, ये तो था इंडिया का और ये था बांग्ला का। तो बांग्लादेश में अगर हम देखें तो यहां पर एक जगह का नाम था बेरूबारी। जगह क्या नाम था? बेरूबारी, जो बांग्लादेश के अंदर थी लेकिन थी इंडिया की। ये दहाग्राम अंगरपोटा किसका था? बांग्लादेश का था किसके अंदर? इंडिया के अंदर था। तो इस एक्ट के द्वारा बेरूबारी तो किससे ले लिया गया? बांग्लादेश से अलग ले लिया गया। लेकिन जब दहाग्राम अंगरपोटा को देखने की बारी आई, तब ये कुछ आसाम के लोग और मेघालय के लोग
असम के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया कि आप ऐसे कैसे जमीन दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग खड़े हो गए। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को, इस झगड़े को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 के तहत। इसको 3 बीघा गलियारा मान लिया गया। किसको मान लिया गया? इस क्षेत्र को, यानी कभी भी इस 3 बीघे गलियारे में से आप आज आ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक डिस्प्यूट का कारण बना रहा। लेकिन अब इस पर अधिकार किसका है? अगर हम कंट्रोल की बात करें इस एरिया पर, तो किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का इस पे कंट्रोल है। ठीक है, एक यहां पर आप जानते ही हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है? सुंदरबन डेल्टा है। ये कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा इस वजह से है क्योंकि यहां पर 2 बहुत बड़ी रिवर आके आपस में मिल जाती हैं। यहां पर आकर 2 बहुत बड़ी रिवर मिल जाती हैं। इस रिवर को, एक रिवर आती है यहां पर, बोला जाता है पद्मा। उसका बेसिकली पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और इंडिया में क्या बोला जाता है इसको? गंगा बोला जाता है। ऐसा ही है। एक और रिवर आती है इंडिया में, उसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है जी, गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की संयुक्त धारा की बात करें, अगर हम इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? मेघना। मेघना बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना लेती है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपने साथ अवसाद यानी अवशिष्ट को लेकर आती है, सेडिमेंट्स को लेकर जाती है, और वो लास्ट में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, तब वो अपने साथ लाए गए सारे सेडिमेंट एक जगह पर डिपॉजिट कर देती है। उसको क्या बोला जाता है? जहां पर वो डिपॉजिट की करती है, वो बहुत फर्टाइल एरिया बन जाता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। उस एरिया को क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो विश्व का सबसे उपजाऊ भी क्षेत्र है और डेल्टा भी है। और यहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है यहां पर? मैनग्रूव। यानी सदाबहारीय वन पाया जाता है। इस सदाबहारीय वन में क्या होता है कि इसकी लकड़ी कभी गलती नहीं है, बहुत ज्यादा पानी में टिकाऊ होती है। किसकी लकड़ी? मैनग्रूव फॉरेस्ट की। तो जिस वजह से ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और सदा ग्रीन भी रहता है, हमेशा सदा हरा भी रहता है। और एक बात और भी है, यहां पर 1971 में इस क्षेत्र को आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया, वेटलैंड। क्या घोषित कर दिया गया? वेटलैंड। 27वां भारत का वेटलैंड पश्चिम बंगाल के डेल्टा को घोषित किया गया। 27वां वेटलैंड किसको घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल के डेल्टा को घोषित किया गया। वेटलैंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आज के लिए ये काफी रहेगा, शायद आप लोगों की समझ में भी आया होगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।
और कमेंट्स में अपनी राय भी दें और क्या सजेशंस होने चाहिए। आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।